आज का हमारा टॉपिक है आहार श्रृंखला। इसके पहले हम लोगों ने पारिस्थितिकीय तंत्र जाना था क्या होता है, और पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक मतलब कि जैविक घटक और अजैविक घटक, उसका थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अजैविक घटक में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ये आते हैं जैविक घटक में, और अजैविक घटक में जितने भी मिट्टी हो गई, वायु, ताप, प्रकाश, जल, खनिज लवण, ये जितने हैं ये अजैविक घटक में आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आहार श्रृंखला की। तो आहार श्रृंखला में हम लोग बात करते हैं जैविक आहार श्रृंखला की, यानी कि जिसमें सभी जीव सम्मिलित हैं, जीव जंतु जिसमें सम्मिलित होते हैं। तो हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी पहले, इसके पहले वाले में कि घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डी को चिड़िया खाती है, चिड़िया को बाज खाता है, ठीक है। या पेड़ पौधा है उसको हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हमने एक आहार श्रृंखला यानी कि एक ऐसे तीर से बनाया था। अब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या था कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे कि इसमें जो ए जहां दिखा रहा है, यहाँ ए पे, ठीक है, मैं यहाँ से मार्कर ले लूं। ये जो ए दिखा रहा है, ठीक है, ए वाले पोर्शन में, ए वाले पोर्शन में आपका देखिए कि जैविक स्तर, तो पहला जो जैविक स्तर है ये स्वपोषी है। ये जो पेड़ है, पेड़ जितने भी हैं, जितने भी ग्रास है, ठीक है, जितने भी छोटे पौधे हैं, ये क्या है, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ये पहला पोषी स्तर है, ठीक है। और इसके बाद जो ऊपर है, ये जितने भी यहाँ से हैं, पेड़ को छोड़ के इसके ऊपर से जितने भी हैं ये सारे क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, यानी परपोषी हैं, परपोषी स्तर को दर्शाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एवं या कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं, यानी ट्रॉपिक लेवल। तो पहला चरण ये देखिए ये है, ठीक है। ये जो पहला चरण पेड़ का है, ये क्या है, स्वपोषी का स्तर बना रहा है। इसके ऊपर ये परपोषी प्रथम है, यानी कि उपभोक्ता प्रथम है, ये उपभोक्ता द्वितीय है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कि जो भी पोषी स्तर होता है उसमें सबसे पहला होता है स्वपोषी अथवा उत्पादक, ये होते हैं प्रथम पोषी स्तर। देखिए यहाँ नीचे देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं ये प्रथम पोषी स्तर है। वो ए में भी पेड़ पौधा है, बी में भी पेड़ पौधा है, और सी में भी छोटा सा पौधा है। तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसका क्या मतलब है, सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण यानी कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ये लोग क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बांध लेते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसे बाद में बाकी स्वपोषी, जैसे ये टिड्डा हो गया, बिच्छू हो गया, हिरन हो गया, ये क्या है, विषम पोषी है, ठीक है। इन विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कराते हैं ताकि ये इसको खा सकें, ठीक है। अब अगली लाइन है कि शारीरिक अथवा शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, ठीक है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये पहला, ये क्या है, द्वितीय पोषी स्तर है, ठीक है। जैसे हिरन हो गया यहाँ पे, अब द्वितीय पोषी स्तर में यहाँ पे हिरन है, इस वाली लाइन में द्वितीय पोषी स्तर पे टिड्डा है, और इस वाली लाइन में द्वितीय पोषी स्तर पे बिच्छू है। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पे आते हैं, ठीक है। छोटे मांसाहारी, अब देखिए यहाँ पे जो छोटा मांसाहारी है मेंढक है, और यहाँ पे जो छोटा मांसाहारी है वो क्या है, मछली है। ये जो द्वितीय पोषी स्तर पे आते हैं। तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं जैसे कि अब देखिए, अब बड़े कौन से हैं, अब इसमें क्या है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो यहाँ पे देखिए जो बगुला है ये सबसे बड़ा है। इसमें जो इस पोषी स्तर में इस वाली लाइन में देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, ये गिद्ध सबसे बड़ा है साइज में। इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, शेर है, जो क्या कर रहा है, हिरन को खा रहा है। तो यहाँ है तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब हम लोग नीचे इसका चित्र एक देख लेते हैं, 15.2 दिया है। यहाँ पे देखिए उत्पादक सबसे नीचे हरे पेड़ पौधे आ गए, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो कि सीधे हरे पेड़ पौधों को खाते हैं,
द्वितीयक उपभोक्ता जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो कि द्वितीयक तथा प्राथमिक ये दोनों उपभोक्ता को खा सकते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है। जितना भी हम भोजन खाते हैं उसी से हमको एनर्जी मिलती है। अगर हम भोजन नहीं खाते तो हमें चक्कर आने लगता है, भूख लगता है। ठीक है। तो आपके लिए चलिए क्वेश्चन है कि हमें भूख क्यों लगती है? ठीक है। ये आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि हमें भूख कब लगती है। ठीक है। और हम जब खाना खाते हैं तो कुछ समय खाना खाने के बाद हमारी भूख शांत हो जाती है, तो हमारी भूख कैसे शांत होती है ये बताइएगा। तो हम जानते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि हमको दौड़ना, भागना, लिखना, पढ़ना, किसी से बोलना, ठीक है, मनपसंद मूवी देखना या कहीं घूमने टहलने जाना, ड्राइविंग करना, इन सभी की चीजों के लिए जितनी भी हमारी जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? हमारे भोजन से मिलती हैं। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए, सबसे पहले पौधे ने प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को बांधा, एनर्जी बनाई, कार्बोहाइड्रेट बनाया। उस पौधे को या उस पेड़ के फल को या फसल को शाकाहारियों ने खाया। शाकाहारी के पास कहाँ से ऊर्जा मिली? उस पौधे को खाने से या उस फसल को खाने से। फसल में ऊर्जा कहाँ से आई? उसने सौर ऊर्जा को बांधा, क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की सहायता करके। ठीक है। फिर यही प्राथमिक उपभोक्ता जब पौधे को खाया तो वो पौधे वाली एनर्जी का कुछ पार्ट इसके पास ट्रांसफर हो गया। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता ने खा लिया तो प्राथमिक उपभोक्ता का कुछ एनर्जी का पार्ट द्वितीयक उपभोक्ता के पास ट्रांसफर हो गया। फिर द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता ने खा लिया। ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता का कुछ पार्ट क्या हुआ? तृतीयक उपभोक्ता को ट्रांसफर हो गया। ठीक है। एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसफर हो गया। ऐसा चलता रहता है, इसी को कहते हैं ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमने पहले भी बताया वीडियो में कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के लिए संपादन में सहायक है। क्योंकि हरे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शाकाहारी नहीं रहेंगे, शाकाहारी नहीं रहेंगे तो मांसाहारी भी नहीं रहेंगे। तो मतलब बेस है, बेस क्या है आपका? हरे पेड़ पौधे ही आपका जीवन का आधार है। वही आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में भोजन उपलब्ध कराते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है, यानी डिकम्पोजर तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक हमने यानी इससे पहले जो हमने पढ़ाया था उसमें आपको बताया था। ठीक है। कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है। ठीक समझिए ऐसे कि आपने कोई चीज आपने बनाई, ठीक है, वो चीज आप बना के किसी को खिलाए, तो खिलाने पे उसको पूरी एनर्जी नहीं मिली, उसके कुछ उसने पार्ट क्या किए, अपने फीकल मैटर में बाहर निकाल दिए। ठीक है। तो उसी तरह कोई पर्यावरण में कोई भी ऊर्जा बनती है, जैसे कि आप आग ही सेक रहे हैं, ठीक है, आग सेकते हैं ठंडी में, हम लोग आग जला के सेकते हैं, तो उसकी जितनी एनर्जी जितनी ऊष्मा निकल रही है क्या सारी की सारी हम लोग जब्त कर लेते हैं? नहीं। बहुत ही जो ऊष्मा होती है, बहुत उसका टेम्परेचर होता है, वो वायुमंडल में बिखर जाता है, फिर वापस वो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते, वो निकल जाता है। तो ये ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है। जैसे कि मान आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते चलाते इंजन जब बहुत गर्म होने लगता है तो आपकी बाइक की पेट्रोल की खपत भी बढ़ जाती है। ठीक है। आपकी बाइक एनर्जी आपकी एवरेज कम देने लगती है। क्यों? क्योंकि जो इंजन बाइक का जो इंजन है वो इतना ज्यादा हीट अप होने लगता है कि उसका एनर्जी वहां से वातावरण में निकलने लगती है, बजाय इसके कि आपकी बाइक अच्छा माइलेज दे। तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के इस प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया और तथा यह पाया गया। अब चलिए देखें क्या क्या पाया गया, एक एक पॉइंट वाइज हम लोग इसको देख लेते हैं। एक स्थलीय परितंत्र में, यानी कि जो जमीन पे पाया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी कि पौधे जितना भी सौर एनर्जी प्राप्त होता है, पौधों को जितनी भी सोलर एनर्जी वो सूर्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसका सिर्फ 1% भाग क्या करते हैं? वो खाद्य ऊर्जा यानी कि
फूड एनर्जी में परिवर्तित कर पाते हैं। सोचिए सौर हमको यानी सूरज की तरह इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल रही है, लेकिन उसका हर एक पेड़ पौधे कितना प्रयोग कर पाते हैं? सिर्फ 1%। अगर हम 100% उनको वो सौर ऊर्जा सोख रहे हैं, तो उसका सिर्फ 1% भाग ये क्या कर पाते हैं? खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं। लेकिन यही अगर 1% बढ़ के 10% हो जाए, तो सोचिए हमारे पास एनर्जी का कितना ज्यादा भंडार हो जाएगा कि वो कई दशकों तक, कई सदियों तक चलेगा। ठीक है, तो 1 ही प्रतिशत हम क्या कर पाते हैं? पौधे उसको चेंज कर पाते हैं। अब चूंकि आधार में, ठीक है, कोई भी जो खाद्य श्रृंखला है उसके आधार में उत्पादक होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, और वो भी क्या कर पाते हैं? उस सौर ऊर्जा द्वारा प्राप्त ऊर्जा का सिर्फ 1 ही प्रतिशत क्या करते हैं? खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। जब हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खा लिए जाते हैं, तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में हास होता है, तथा कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि एवं जनन में होता है। ठीक है, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। यहाँ पे समझिए कि 1% पौधे ने क्या किया? स्टोर किया। उस 1% को हम लोगों ने खाया। उस 1% का सिर्फ 10% हम क्या करते हैं? एनर्जी के रूप में बदल के अपने बॉडी में लगा पाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी का वेट बढ़ाने में वो काम आता है, हमारी वृद्धि में काम आता है। बाकी जो जितनी भी एनर्जी थी, वो हमारे सांस लेने में, भोजन को पचाने में, भोजन को खाने में, चलने फिरने में, इसमें खर्चा हो गई, जो हम कहीं से पा नहीं सकते। अब हिरन मान लीजिए बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, उसमें उसकी एनर्जी कितनी लॉस हो रही है। उसके अगले दिन शेर ने उसको खा लिया। शेर ने जब उसको खाया तो उसकी बॉडी में, यानी उसकी बॉडी मास में जितनी एनर्जी थी, वही एनर्जी वो मिल पाएगी। बाकी जो कूदा भागा, उस समय जो उसको हीट बर्न हुआ, जो भी उसकी एनर्जी लॉस हुई, वो शेर उसको नहीं पा सके, क्योंकि वो तो वातावरण में मुक्त हो गई। तो उसी तरह क्या हुआ कि खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही क्या होता है? हमारी जैव मात्रा में बदल पाता है, तथा हमारे अगले पोषक स्तर को मिल पाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बकरी ने पेड़ को खाया, उसका 1% खाद्य ऊर्जा बकरी के पास गया। बकरी ने उस 1% का सिर्फ 10% उसकी बॉडी में लगा। ठीक है, अब वो जो 1% या 10% उसकी बॉडी में लगा, फिर जब शेर या इंसान उस बकरी को खाएगा, तो फिर वापस उसको क्या मिलेगा? जो हरा पेड़ पौधे को 1% मिला था, उस 1% का 10% किसको मिलेगा? इंसान को मिलेगा। ठीक है, या फिर जो भी मांसाहारी होगा या द्वितीयक उपभोक्ता होगा उसको मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर में पहुंचता है। यानी बकरी ने जो पेड़ से जितनी भी एनर्जी पाई, उसका 10% ही वो क्या हो सकता है? द्वितीयक उपभोक्ता के स्तर में पहुंचा सकती है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता बकरी से जो 10% पाया है, जो एक्यूमुलेट किया है, उसका 10% क्या हो सकता है? वो तृतीयक उपभोक्ता को पहुंचाता है। इस तरह ऊर्जा का हास होता है और इस तरह ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतया 3 अथवा 4 चरणों की होती है। क्यों? क्योंकि हर एक पोषी स्तर पे 10% आगे जा रहा है। ठीक है, हर एक पोषी स्तर पे क्या हो रहा है? 90% लॉस हो जा रहा है और सिर्फ 10% ही आगे जा रहा है। तो सोचिए अगर ऊर्जा का जो चरण है, एक आहार श्रृंखला का चरण है, वो जितना ज्यादा लंबा होगा आहार श्रृंखला का चरण, उतना ज्यादा क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा और बहुत कम एनर्जी क्या होगी? लास्ट में पहुंचेगी। इसलिए जो चरण होते हैं वो 3 से 4, मैक्सिमम 5 तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक चरण पे ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथा पोषी स्तर, समझिए कि एक पेड़ है, पेड़ को किसने खाया? बकरी ने खाया या खरगोश ने खाया। खरगोश को किसने खाया? बिल्ली ने खाया। बिल्ली को किसने खाया? ठीक है, बिल्ली को कौन खाता है? बिल्ली को अजगर ने खाया। तो जो पेड़ से एनर्जी खरगोश ने ली थी और खरगोश से जो एनर्जी बिल्ली में पहुंची, तो खरगोश ने जो पेड़ से एनर्जी प्राप्त की, उसका 10% बिल्ली में पहुंचा। बिल्ली ने जो खरगोश से एनर्जी प्राप्त की, उसका 10% किसके पास पहुंचा? अजगर के पास। तो अजगर के पास तो सबसे कम एनर्जी पहुंची। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है? चौथे पोषी स्तर जो अजगर वाला है, पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम बचती है, यानी इतनी कम होती है कि अगले स्तर वाले को कुछ मिलेगा ही नहीं एनर्जी के रूप में। उसको बहुत ज्यादा भक्षण करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में शिकार करना पड़ेगा, तब जाके उनके खाने पीने का इंतजाम हो पाएगा।
अब अगली बात क्या है इसमें, सामान्यतया निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। क्यों निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है? क्योंकि निचले पोषी स्तर पे ऊर्जा का ह्रास उतना नहीं होता है जितना कि ऊंचे पोषी स्तर पे होता है। अगर ऊंचे पोषी स्तर पे ऊर्जा का ह्रास कम होने लगा तो वहां पे भी क्या होगा, जीवों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नीचे पोषी स्तर पे अब यही समझिए कि 3 दुकानें हैं, ठीक है? एक दुकान पे आपको छूट मिल रही है 50% की, एक दुकान पे 60% की और एक दुकान पे कोई छूट नहीं मिल रही है। तो जिस दुकान पे सबसे ज्यादा छूट मिल रही है, उस दुकान पे लोगों की ज्यादा भीड़ होगी, भले उनको 2 घंटे बाद मिले, 3 घंटे बाद मिले, लेकिन वो उस दुकान पे ज्यादा भीड़ लगाएंगे। लेकिन जिस दुकान पे एकदम भीड़ नहीं होगी, ठीक है, तो वहां पे कौन जाता है? जैसे जो बहुत ज्यादा अमीर होगा कि उसको उतनी भीड़ में नहीं खड़ाना, धक्का मुक्की नहीं करना है, तो वो कहाँ जाता है? सीधे मेन वाली दुकान पे जाता है जहाँ कोई भीड़ नहीं, वो आराम से जाता है, एसी चलता रहता है, सामान जाता है, लेता है और निकल जाता है अपना घर। ठीक है, लेकिन जो निचला पोषी स्तर है, जहाँ पे राशन की दुकान है, जहाँ पे खूब भीड़ लगी है, सरकारी राशन की दुकान आप देखे होंगे कि वहां पे लाइन लगती है राशन लेने के लिए, क्योंकि वहां बहुत सस्ते मिलता है। तो ठीक वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, अब विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। जैसे कि आप ये समझिए कि जो मेंढक होता है वो सांप भी खा लेता है और बकुला भी खा लेता है। ठीक है, फिर जो चूहा होता है, चूहे को बिल्ली भी खाती है और सांप भी खाता है। और फिर जो खरगोश होता है, खरगोश को शियार भी खा लेता है, बिल्ली भी खा लेती है। तो क्या है, एक ही जो चीज है उसको खाने वाले कई लोग हैं। जैसे कि पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे को कौन खाता है? बकरी भी खाती है, गाय भी खाता है, भैंस भी खाता है। फिर जितने भी जो चिड़िया हैं, जैसे तोता हो गया, ये लोग भी खाते हैं। तो और जो टिड्डे हैं, कीट कीट पतंगे हैं, वो भी क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधों पे ज्यादातर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर प्रत्येक जीव क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो दो जैसे कि मान लीजिए कि मेढक को सांप ने खाया, तो सांप को और कौन खा सकता है? सांप को मोर भी खा सकता है, सांप को गिद्ध भी खा सकता है और बाज भी खा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर मेढक को 2 लोग खा रहे हैं, जैसे कि बकुला और सांप खा रहे हैं, तो सांप को 2 लोग नहीं खा सकते। सांप को भी क्या कर सकते हैं? 2 लोग खा सकते हैं, या तो गिद्ध खा सकता है या तो फिर मोर खा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित या ब्रांचेड वाइज हो जाते हैं और शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक जाल बन चुका है कि ऊर्जा का फ्लो एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ ऐसे जा रहा है। या एक जैसे कि आप देखिए यहाँ चूहा जो नीचे है, अब ये चूहा के पास ऊर्जा का 2 फ्लो है। ये एक जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उसको भी खा रहा है और झाड़ियों को भी खा रहा है। फिर ठीक है, इस चूहे को 2 लोग खा रहे हैं, एक एक तो उल्लू खा रहा है और एक कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। तो देखिए एक इधर से तीर जा रहा है, एक इधर से तीर जा रहा है, और चूहे से जो ऊपर तीर जा रहा है, एक शेर एक ये सांप की तरफ जा रहा है, एक उल्लू की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस एक जाल की तरह बन रहा है और इसी को आहार जाल कहते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आहार जाल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। आहार जाल से संबंधित वीडियो कल आएगा और आहार जाल को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि आहार जाल कैसे बनता है। और आहार जाल को ही क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला भी कहते हैं। तो उससे आप लोग मतलब ऐसा मत होइए, कंफ्यूज हो जाइएगा कि आहार श्रृंखला अलग होती है, खाद्य श्रृंखला अलग होती है। ठीक है, आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला दोनों एक ही होती है। आहार जाल और खाद्य जाल दोनों एक ही होता है। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको हम कल बताएंगे, और आहार जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या होता है ये भी कल की वीडियो में बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको खाद्य श्रृंखला से संबंधित कोई प्रश्न रह गया हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में आहार श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।